नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम आपको बिहार के सीएम नीतीश कुमार का राजनीतिक गोल चक्कर दिखाएंगे, जिसके हर मोड़ पर सत्ता है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार आरजेडी का लालटेन छोड़कर अपने हाथों में बीजेपी का कमल थामने वाले हैं। लेकिन बिहार में एक खेला हुआ कैसे और इसका सूत्रधार कौन है, इस पर सत्ता की राजनीतिक कुंजी आज हम खोलेंगे। वैसे बिहार के अंदर सत्ता वाले इस संकट के बीच आरजेडी ऑफर खेल रही है। खबर है कि उसने जीतन राम मांझी के छोटे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की है। साथ ही ओवैसी की पार्टी से भी समर्थन मांगा है। लेकिन बात कितनी बनी, ये भी देखेंगे। लेकिन आज सबसे पहले आपको उस काशी के ज्ञानव्यापी में लेकर चलेंगे जो एएसआई की रिपोर्ट में मस्जिद नहीं मंदिर है। 839 पन्ने में दर्ज ज्ञानव्यापी का एक एक सच आज बहुत लोगों को चुभने वाला है। हमने इस पर एक वेरीफाइड कुंजी बनाई है जो एएसआई के सर्वे पर आधारित है। सत्ता की शुरुआत आज इसी खबर से करेंगे। वैसे आज हमने गणतंत्र दिवस की परेड का एक देश प्रेमी वीडियो एल्बम भी तैयार किया है। सिर्फ कुछ मिनट के अंदर वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। ऐसी दिलचस्प जानकारियां जो अब तक किसी ने आपको ना बताई और ना ही दिखाई हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की अकड़ शायद अचानक से हवा हो गई है। तभी कुछ दिन पहले तक भारत को तेवर दिखाने वाले मोइजू को अब पुरानी दोस्ती की याद आ रही है। उन्होंने भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है। FAA के इस फैसले का असर भारत की एयरलाइंस कंपनियों को होने वाली बोइंग डिलीवरी पर पड़ सकता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट और आकाशा एयर ने बोइंग को 527 विमान के ऑर्डर दिए हुए हैं। और एक चौंकाने वाली खबर अमेरिका से भी आई है, जहां एक शख्स को नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई। एक पादरी से पैसे लेकर उसकी पत्नी की हत्या करने के दोषी केनेथ स्मिथ को स्ट्रेचर पर बांधकर गैस सुंघाई गई। अमेरिका में नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दिए जाने का यह पहला मामला है। तो सत्ता में आज हम सबसे पहले एक ऐसे सच की बात करने जा रहे हैं जिसे मिटाने की, दबाने की और छिपाने की बहुत कोशिशें की गई। लेकिन वो सच अब जमीन फाड़कर, दीवारें चीरकर और तहखानों से निकलकर बाहर आ रहा है। वो सच है काशी के ज्ञानव्यापी का, जो एएसआई की रिपोर्ट में असल में मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जिसे तोड़ा गया, उसके अवशेषों से एक मस्जिद बनाई गई और उसे ज्ञानव्यापी मस्जिद का नाम दिया गया। ये सब कुछ कहा जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट को देखने के बाद, जिस पर धर्म युद्ध के साथ साथ सियासी युद्ध भी शुरू हो चुका है। इसलिए आज हम सत्ता में आपको इस सर्वे रिपोर्ट के कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जो अब तक शायद अनसुने हैं। TV9 भारतवर्ष के पास 839 पन्नों की रिपोर्ट की वो कॉपी मौजूद है जिसे 92 दिनों के एएसआई सर्वे के बाद तैयार किया गया, जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि मंदिर को वर्ष 1669 में तोड़ा गया और मस्जिद का निर्माण किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानव्यापी के अंदर मंदिर के ऐसे 32 सबूत मिले हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं मंदिर है। 34 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो हिंदू धर्म के इतिहास से जुड़े हुए हैं। ज्ञानव्यापी की शिलाओं पर 3 हिंदू अवतारों का जिक्र है, ऐसा एएसआई की रिपोर्ट में बताया गया है। ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर करीब 300 देवी देवताओं के चिन्ह पाए गए हैं और 5000 साल पुरानी एक पश्चिमी दीवार मिली है जिसे खोदकर एएसआई ने एक दबे हुए सच को बाहर निकाल लिया है। इसलिए आज हमने भी आपके लिए इस खबर पर सत्ता की एक वेरीफाइड कुंजी तैयार की है जो ज्ञानव्यापी पर एएसआई की वेरीफाइड रिपोर्ट पर आधारित है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के जरिए एक एक सबूत दिखाते हैं जो ज्ञानव्यापी के मंदिर होने की गवाही दे रहे हैं। ये सारी तस्वीरें हमने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से निकाली हैं। सबसे पहले देखिए वो मार्बल स्लैब जो ज्ञानव्यापी के अंदर से मिला है और जिस पर श्री लिखा हुआ है। इसी के साथ एक और मार्बल स्लैब जिस पर राम लिखा हुआ मिला है। यानी ज्ञानव्यापी में 2 ऐसी शिलाएं मिली हैं जिस पर श्री राम लिखा है। एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानव्यापी में सर्वे के दौरान एक हनुमान मूर्ति मिली है जो 36 सेंटीमीटर ऊंची है। ज्ञानव्यापी परिसर में भगवान श्री कृष्ण की एक खंडित मूर्ति भी दिखाई दी जो 15 सेंटीमीटर ऊंची है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 9 पर एक घड़ियाल की आकृति दिखाई गई है जो 42 सेंटीमीटर लंबा है।
इसके अलावा एक और भगवान हनुमान की मूर्ति पाई गई है जो 21.5 सेंटीमीटर की है। साथ ही एक और शिवलिंग की आकृति जो 6.5 इंच ऊंची है। एक भगवान विष्णु की प्रतिमा भी ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिली जो 27 सेंटीमीटर की है। एएसआई रिपोर्ट के पेज नंबर 24 पर एक गणेश जी की मूर्ति भी दिखाई गई है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर बताई जा रही है। एक खंडित शिवलिंग जो 7 सेंटीमीटर ऊंचा है। एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार यह भी ज्ञानवापी में मौजूद है। इसके अलावा 28 सेंटीमीटर ऊंची द्वारपाल की मूर्ति और 8.5 सेंटीमीटर की एक और गणेश प्रतिमा ज्ञानवापी परिसर में मिली है। यानी ये वो सबूत हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि कैसे ज्ञानवापी में साक्ष्यों को मिटाने की भरपूर कोशिश की गई लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सका। रिपोर्ट की कुछ और ऐसी बातें जो ये बताती हैं कि ज्ञानवापी 100% यानी 100% मंदिर है। एक एक तथ्य गौर से सुनिएगा। एएसआई का सर्वे कहता है कि एक मंदिर के ऊपर मस्जिद को बनाया गया। मस्जिद से पहले यहां एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। 2 सितंबर 1669 को हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और यह पाप हुआ था मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब के कहने पर। इतना ही नहीं, इसके बाद ध्वस्त किए गए मंदिर के अवशेषों से ही मौजूदा मस्जिद का निर्माण किया गया। इसमें यह भी बताया गया कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार दरअसल मंदिर का ही हिस्सा है जिसे 5000 साल पहले नागर शैली में बनाया गया था। सर्वे के दौरान पूरे परिसर में 32 जगह ऐसी मिली हैं जहां मंदिर के साक्ष्य पाए गए हैं। मस्जिद में जो खंबे मिले हैं वो भी हिंदू मंदिर के खंबे हैं। इन खंबों से हिंदू धर्म से जुड़े चिन्ह और नक्काशी को मिटाने की पूरी कोशिश की गई लेकिन फिर भी एएसआई की रिपोर्ट के जरिए सच सामने आ ही गया। 839 पन्नों की जिस रिपोर्ट की बात हम आपको बता रहे हैं वो गुरुवार को ही कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंप दी गई जो अब सार्वजनिक हो चुकी है। अब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है कि जो सेंट्रल चेंबर है उसके वहाँ पे एटलीस्ट एक चेंबर है उसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, और उसमें से जो रिमेन्स हैं 3 चेंबर्स के वो आज भी देखे जा सकते हैं नॉर्थ साइड में इस तथाकथित मस्जिद के, साउथ में और वेस्ट में जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। पर जो बाकी रिमेन्स हैं वो इस समय नहीं असर्टेन हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म स्टोन फ्लोरिंग की गई है। एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। अब हम आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी के अंदर ऐसे कौन कौन से हिंदू धर्म के निशान मिले हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ज्ञानवापी मंदिर है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के अनुसार ज्ञानवापी की दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथा भाषाओं में लेखनी मिली है। इसके अलावा भगवान शिव के 3 नाम भी मिले हैं और ये नाम है जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर। इसके अलावा ज्ञानवापी के अंदर कई जगह ऐसी हैं जहां हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं और एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार इनमें यह साबित होता है इनसे कि मंदिर को तोड़ने के बाद साक्ष्य को मिटाने की पूरी कोशिश की गई लेकिन फिर स्वास्तिक, ओम, कमल, घंटी, नाग देवता और त्रिशूल जैसे चिन्हों को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका और ये सारे निशान एएसआई को अपने सर्वे के दौरान मिल गए हैं। वैसे ज्ञानवापी पर आखिरी फैसला अदालत ही देगी लेकिन इस सच से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि भारत में जैसे ही आक्रांताओं के कदम पड़े कई मंदिरों पर हमले हुए, सैकड़ों की संख्या में मंदिरों को तोड़ा गया, कई नक्शे, कई दस्तावेज और खुद मुगलों के दौर में लिखी गई किताबों में इस सत्य को माना गया है। ऐसी ही किताब है मसीर-ए-आलमगिरी जिसका जिक्र एएसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट में किया है। यानी इतिहास में भी इस बात का दावा किया जाता है कि आज जिस जगह मस्जिद खड़ी है असल में वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था। आज रिसर्च के दौरान हमें वो किताब भी मिल गई जो इस दावे का सबसे बड़ा सबूत है। हमें मसीर-ए-आलमगिरी नाम की वो किताब मिली जिसे औरंगजेब के करीबी बख्तावर खान के मुंशी साकी मुस्तैद खान ने लिखा था, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि 18 अप्रैल 1669 के दिन बनारस में स्कूल और मंदिर गिराने का आदेश औरंगजेब की ओर से दिया गया और फिर 2 सितंबर 1669 को
बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया गया। यानी ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये सारी बातें खुद उस शख्स की ओर से बताई गई हैं जिन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा, जो औरंगजेब की क्रूरता के बड़े गवाह रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि यह तारीख एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में भी मौजूद है। इस सब के अलावा इतिहासकार एंड्रू ट्रस्के की एक किताब है औरंगजेब के ऊपर, द मैन एंड द मिथ। इसमें भी यह लिखा गया है कि ज्ञानव्यापी में आज भी बनारस में मौजूद है। यह मंदिर के अवशेष पर खड़ा एक स्थापत्य है और यह मुगल आधिकारिकता से नाफरमानी का परिणाम है। यानी जो तथ्य इतिहास में और किताबों में मौजूद है वैसे ही तथ्य एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में बताए गए हैं। इसे लेकर एक धर्म युद्ध भी शुरू हो गया है। अब आपको इस पर एक रील दिखा देते हैं। जब उन्हें साक्ष्य मिल रहा कि वो ज्ञानवापी मंदिर है तो उसी के आधार पर कोर्ट को आदेश कर देना चाहिए। कहाँ हिंदुओं के पक्ष में चूंकि साक्ष्य है, इसलिए इस हिंदुओं का ये मंदिर है और हिंदू अपना उस पर पूजा पाठ शुरू करें। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी का दर्शन दे जाओ गर्दानी, हाय हाय ओ गर्दानी। हिंदूवादी जितनी तंजीमें हैं वो इस बात का शोर मचा के सिर्फ ये बताना और जताना चाहते हैं कि हमें ये मस्जिद तोड़नी है। 1992 में जैसे हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था शोर मचा के, जबरदस्ती दल और बल की ताकत पे, ऐसे ही हम इसको भी तोड़ने वाले हैं। आप देखना कोर्ट का फैसला आने से पहले ज्ञानवापी मस्जिद टूट जाएगी। मूल स्थानों पर, हमारे मूल तीर्थों पर जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, वहाँ पर तो मुस्लिम भाइयों को प्रेम पूर्वक ही उनको सौंप देना चाहिए अपने सनातन धर्मियों को। उससे देश में एक धार्मिक सहिष्णुता का, सद्भावना का, प्रेम का नया कीर्तिमान बनेगा। हमारा मानना है कि कभी किसी जमाने में मठ था बौद्धिस्टों का, क्योंकि शंकराचार्य के जमाने में बौद्धिस्टों का अत्याचार हुआ, सारे बौद्धिस्ट चाइना की तरफ पलायन कर गए। तो हर जमाने में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहा है और कल्चरल रहा है। और मुसलमान मुट्ठी पर आए थे, कारीगर कल्चर यहीं का था, वही डेवलप किया, वही कारीगर थे। अभी आप 2.5 दिन के झोपड़ा दी कि वहाँ मूर्तियाँ मस्जिद में, तो उसके क्या मतलब है? वहाँ पे पुराने सिक्के मिले हुए हैं, पुराने अति प्राचीन सिक्के, टूटे हुए खंडित, जो हम लोग के जो मूर्ति मंदिर के जो अवशेष होते थे, टूटे हुए खंडित मूर्तियाँ मिली हुई हैं, शिवलिंग मिले हुए हैं, अर्धा मिला हुआ है। भी दीवारें चीख चीख कर बोल रही है कि भोलेनाथ का त्रिशूल भी दिख रहा है, और अवशेष दिख रहे हैं। तो ये कोई बुरा मानने वाली चीज़ नहीं। मैं तो कहता आया हूँ कि अगर हमारा राम मंदिर बना है तो जिस दिन मस्जिद बनेगी उस दिन हम भी उन्हें बधाई देंगे, क्या तकलीफ है। वैसे एक सबसे पहला सवाल ये कि क्या जो अयोध्या में हुआ, क्या वो सब कुछ अब काशी में होगा? क्या अयोध्या वाला फॉर्मूला अब काशी में भी लागू होने वाला है? इस सवाल की वजह है वो टाइमलाइन जो दोनों मामलों में बिल्कुल एक जैसी है। साक्ष्यों में मौजूद सच के अनुसार वर्ष 1528 में बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा और इसके बाद मस्जिद का निर्माण किया गया। ठीक इसी तरह वर्ष 1669 में औरंगजेब ने काशी में मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनाई गई। अयोध्या में 1976 में विवादित स्थल का सर्वे किया गया। इसी तरह ज्ञानव्यापी में 6 मई 2022 कोर्ट कमिश्नर का सर्वे किया गया। अप्रैल 2003 में एएसआई ने अयोध्या में विवादित परिसर में खुदाई की, जबकि ज्ञानव्यापी में जुलाई 2023 में एएसआई का सर्वे शुरू किया गया। अयोध्या में विवादित स्थल की सर्वे रिपोर्ट अगस्त 2003 में आई, जबकि ज्ञानव्यापी की सर्वे रिपोर्ट जनवरी 2024 में सामने आई। अयोध्या की सर्वे रिपोर्ट में एएसआई ने यह बताया था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं, ठीक वैसे ही जैसे ज्ञानव्यापी को लेकर दावा किया गया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद दूसरी तरह के बनाने का फैसला हुआ। इसलिए सवाल है, क्या अब ज्ञानव्यापी को लेकर भी वैसा ही कोई बड़ा फैसला होगा? जिस तरह राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाया गया, क्या ठीक उसी तरह अब काशी में बाबा विश्वनाथ भी अपने मूल स्थान पर लौट आएंगे? अब इस सवाल को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। ओवैसी जैसे नेता एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी के गिरिराज सिंह कह रहे हैं मुस्लिम भाई ज्ञानव्यापी को हिंदू पक्ष को सौंप दें।
मेरा यही अपील है कि मुस्लिम भाई जो दस्तावेज निकल के आए हैं एएसआई के, वो दस्तावेज के अनुसार आप मथुरा को, काशी को, काशी तो दे ही दें, जिससे आपसी मतभेद न रहे। एएसआई का रिपोर्ट का क्या है साइंटिफिक, वो तो उन्हीं के लोग हैं ना, उन्हीं की तरफ से वो लोग करने वाले हैं सब। उसको सार्वजनिक करके फिर से देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करो, फिर यही मंदिर मस्जिद। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से रिपोर्ट को करके कुछ नहीं होता। आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो आज भी मौजूदा है, इम्प्लीमेंटेड है, उसको सबको मानना चाहिए। ये विवाद तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। पार्लियामेंट से कानून बना था कि 15 अगस्त 1947 को एक लक्ष्य मानते हुए उसके बाद किसी भी धर्म स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि वो जो कानून बनाया गया था या एक्ट बनाया गया था, उस पर अमल करने की आवश्यकता है। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की, किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत की योजना चला रहे थे। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने कहा था, वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। राजनीति में एक सप्ताह बहुत लंबा समय होता है। भारत के पूर्वी राज्य बिहार से जो तस्वीरें आ रही हैं, उस राजनीति में यह बात अक्षरशः सत्य पूरी तरीके से प्रतीत होती दिखाई दे रही है। जहां एक हफ्ते में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो नीतीश कुमार बीजेपी की भर भर के आलोचना करते थे, वो अब तारीफ कर रहे हैं, और जो कल तक उनके प्रिय थे, उनके बीच दूरियां दिखाई दे रही हैं। अब तक जिनके साथ सरकार में हैं, कल उनका साथ छोड़ देंगे, और जो कल तक विपक्ष में थे, वो नीतीश के साथ साझा सत्ता करेंगे। ऐसा राजनीतिक सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में बहुत कुछ चल रहा है, कई अपडेट्स हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक पिछले 24 घंटे में सूत्रों से इतनी खबर आ चुकी है कि आज के दिन को सूत्र दिवस भी घोषित किया जा सकता है। हमने सूत्रों से मिले अपडेट्स पर सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। इस खबर को हम आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे। न्यूज मित्रों को हम यह भी बताएंगे कि बिहार में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कब तक होगा। लेकिन पहले फिर से उस बहुचर्चित कथन की तरफ लौटते हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने कहा था। उन्होंने कहा था, राजनीति में एक सप्ताह बहुत लंबा समय होता है। बिहार ने इस बात को कैसे सिद्ध किया, उसे इन दो तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर 15 जनवरी की है, दूसरी तस्वीर 26 जनवरी यानी आज की है। 10 दिन पहले नीतीश कुमार लालू यादव के घर चूड़ा दही खा रहे थे। आज उन्होंने अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ देखा भी नहीं। और तो और नीतीश कुमार के बगल में एक कुर्सी रखी थी जो खाली थी। सामान्यतः सीएम के साथ कुर्सी डिप्टी सीएम की होती है, लेकिन आज डिप्टी सीएम की कुर्सी दूर रखी गई, वहां पर जहां कम से कम सीधी नजर ना मिलानी पड़े। जब इन दोनों तस्वीरों को देखते हैं तो यह कथन बिल्कुल सटीक लगता है कि राजनीति में एक सप्ताह बहुत लंबा समय होता है। वैसे आज सिर्फ एक ऐसी ही तस्वीर सामने नहीं आई जिसमें कुर्सी खाली दिखाई दी हो। पहली तस्वीर तो गणतंत्र दिवस समारोह की थी, दूसरी तस्वीर राजभवन में हाई टी के दौरान आई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बैठना था। कुर्सी पर तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची भी लगी थी, लेकिन तेजस्वी इस कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं। फिर क्या था, नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने कुर्सी से पर्ची हटाई और खुद बैठ गए। और यह सब सिर्फ 10 सेकंड में हुआ, यानी 10 सेकंड भी राजनीति में कई बार लंबा वक्त होता है। वैसे संकेत देख रहे हैं आप, आज कुर्सी से तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची हटी है, कल दफ्तर के बाहर से नाम की पट्टिका भी हट सकती है, यानी डिप्टी सीएम की कुर्सी ही जा सकती है। आज पर्ची कल कुर्सी, बिहार में यही चल रहा है। वैसे सियासी संकेत देखकर सबको गोल चक्कर पर घुमाने में नंबर 1 पर चल रहे नीतीश कुमार ने आज राजभवन में जीतन राम मांझी से मुलाकात करके कुछ नए संकेत दे दिए। खुद उठकर जीतन राम मांझी की कुर्सी तक गए। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने जीतन राम मांझी को बीजेपी का मुखबिर कह दिया था। पटना में इंडिया ब्लॉक की बैठक में ठीक पहले गठबंधन से बाहर उनको निकाल दिया था,
लेकिन अब जीतन राम भी उस बात को भूलने के लिए तैयार हैं और नीतीश कुमार तो भूल ही चुके हैं। वैसे मुलाकात के बाद जब नीतीश कुमार बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा और क्या संकेत दिए। मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी नहीं आए, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? तो नीतीश कुमार कह रहे हैं जो नहीं आए उनसे ही जाकर पूछिए। अब बात करते हैं कुछ अपडेट्स की। पिछले 48 घंटे में दिल्ली और पटना में जो सूत्रों से खबर आ रही है उसके मुताबिक कल यानी 27 जनवरी को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। 28 जनवरी को नीतीश कुमार फिर से शपथ ले सकते हैं। इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ शपथ ले सकते हैं। बीजेपी इस बार जल्दबाजी नहीं कर रही है, वो अगले 15 से 20 साल की राजनीति को ध्यान में रखकर फैसला ले रही है। आरजेडी भी सरकार छोड़ने के मूड में नहीं है। आरजेडी की तरफ से जीतन राम मांझी की पार्टी को संपर्क किया गया है। उनके बेटे संतोष मांझी को डिप्टी सीएम का पद ऑफर हुआ है। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। बीजेपी ने भी कल अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। ये सारी जानकारी सूत्रों से है, यानी इसमें बहुत कुछ माइनस प्लस हो सकता है। ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि बीजेपी इस बार अपना सीएम चाहती है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी को डर है कि जेडीयू में टूट हो सकती है। बीजेपी इसके लिए बैकअप प्लान बनाने में लगी हुई है। बिहार कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। खबर यह भी है कि बीजेपी कांग्रेस के इन 10 बागी विधायकों से अलग दल बनवा सकती है। अब जब करीब करीब नीतीश और लालू का अलग होना तय है तो आरजेडी की तरफ से कोमल शब्दों वाली धमकी दी जा रही है। आरजेडी के सांसद मनोज झा कह रहे हैं नीतीश कुमार गठबंधन के मुखिया हैं, उन्हें शाम तक संशय के बादलों को हटा देना चाहिए। एक बार उनका बयान सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना इतना आसान है या फिर आरजेडी जो सरकार बनाए रखने की कोशिश कर रही है उसका नंबर गेम क्या है। 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय, भूख और घृणा वाली जो राजनीति है उसको विराम देना है और उसमें कामयाब हुई। सृजन का सिलसिला चल पड़ा और वो चल रहा है। आज भी उप मुख्यमंत्री जी साथ साथ मुख्यमंत्री जी के थे। लेकिन ये जो संशय की बात जो लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये संशय, मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे। मुझे यकीन है कि वो शाम तक इसका खंडन कर देंगे। कहीं ना कहीं से कहा तो है कि हम बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि कहा कि हम नहीं बुलाएंगे, कहा है बुलाएंगे और हमने आज के लिए समय मांगा है। तो देख लीजिए अगर समय देते हैं अभी पर उनसे बात जिसको जो समझना है समझे। नीरज कुमार ने साफ कहा है जिसको जो समझना है समझे। तो सही बात है, तो हम तो समझ रहे हैं कि ऐसा काम वो नहीं करेंगे। अब समझिए कि बिहार में बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं तो सरकार का नंबर क्या होगा। बीजेपी 78, जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड 45, एचएम जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है 5, कुल विधायक 128 यानी बहुमत से 6 ज्यादा। अगर आरजेडी सरकार बनाने की कोशिश करती है तो उसके पास 78, कांग्रेस के 19, वामदल के 16 और निर्दलीय 1, कुल विधायक 114 यानी बहुमत से 8 कम। पटना के राजनीतिक कॉरिडोर में ऐसी खबरें चल रही हैं कि आरजेडी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़कर सरकार बनाना चाहती थी, इसलिए नीतीश कुमार ने आनन फानन में अपनी पार्टी बचाने के लिए यह फैसला लिया। अब जब पहले आरजेडी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना चाहती थी तो उसकी कोशिश अब भी हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसी बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी के साथ आने पर अब आरजेडी के लिए जेडीयू को तोड़ना मुश्किल होगा। अब जब बीजेपी जेडीयू के साथ आ रही है तो दोनों तरफ से मीठी मीठी बातें हो रही हैं। जिन नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद थे उन दरवाजों पर स्वागत के दीप जलाए जा रहे हैं। पार्टी के नेता खुलकर कह रहे हैं जो दरवाजे बंद थे वो खुल भी सकते हैं। एक बार सुनिए दोनों तरफ फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले कैसे कैसे मीठी मीठी बातें की जा रही हैं। राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जो दरवाजा बंद रहता आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता।
बिहार की सियासत में जो ये उथल पुथल दिखाया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। हकीकत और सच्चाई ये है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में सब ऑल इज वेल है। ये सब आधारहीन बातें हैं। नीतीश जी कहने जा रहे हैं वो इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे, ये मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कह रहा हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं पब्लिक मीटिंग में कि क्या 2005 के पहले की स्थिति लाना चाहते हैं। आपने देखा था उस समय क्या हो रहा था, किसी को बोलने का अधिकार था, शाम में कोई निकलता था। तो इस तरह की बात होती है तो हम समझते बहुत अच्छा नहीं। थोड़े समय में 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है। आज कई कार्यक्रम पहले से ही पूर्व निर्धारित थे आने वाले 2-3 दिन तक, जिसको कैंसिल करके। बात तो सही है कि जहां हैं वहां नीतीश जी काफ़ी परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में, इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक से अलग हो रहे हैं तो कांग्रेस के इंडिया वाले सहयोगियों को मौका मिल गया है। बिहार में नीतीश कुमार के अलग होने के लिए वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उचित समय पर उनको सम्मान नहीं दिया। सबसे ज्यादा हमलावर पश्चिम बंगाल की टीएमसी और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है। दोनों दल अपने तीखे हमलों से कांग्रेस पर स्कोर करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। कोई सवाल नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। इसके ऊपर अभी तक हमारे तरफ से कोई कमेंट नहीं है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं इंडिया अटूट रहेंगे और इस मुद्दे पे कांग्रेस का बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके अलावा हमारा कोई कमेंट नहीं है। मुझे आज भी ये विश्वास है कि नीतीश कुमार जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी छवि, उनकी पार्टी की छवि धूमिल हो। पहले ही 2 बार वो पाला बदल चुके हैं, अब अगर तीसरी बार वो पाला बदलेंगे तो बिहार की जनता की नज़र में जो उनका एक छवि है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे कई दिनों से ऐसी खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार यू टर्न लेने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार जिस तरह से गठबंधन बदलते हैं उसे अब यू टर्न नहीं कहा जा सकता, इसे आप गोल चक्कर कह सकते हैं। यानी वो सियासी गोल चक्कर पर गोल गोल घूमते रहते हैं और सही मौके पर अपनी गाड़ी को अपनी पसंदीदा सड़क पर मोड़ देते हैं। वैसे नीतीश कुमार जिस तरीके से गोल चक्कर मारते हैं उसमें बहुत नयापन नहीं है। पार्टी बदलने की राजनीतिक कहानी बहुत पुरानी है, जिसमें सबसे बड़ी घटना 1994 की है, जब उन्होंने जनता दल छोड़कर समता पार्टी का गठन किया था। 2003 में समता पार्टी का जेडीयू में विलय करके जेडीयू बना ली। हालांकि बीजेपी से रिश्तों में पहली कड़वाहट 2013 में दिखी और उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार चलाने लगे। 2017 में उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर आरजेडी को छोड़ दिया और बीजेपी के साथ चले गए। 2022 में उन्होंने एक बार फिर यू टर्न लिया और बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए। 2024 में अब फिर से टर्न लेने वाले हैं, इस बार फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, ऐसा सूत्रों का दावा है। नीतीश कुमार पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो अपने विरोधियों के साथ मिल रहे हैं। 2013, 17 और 2022 में वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, अपने सहयोगी दल बदल चुके हैं। नीतीश कुमार शायद इस कथन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही कोई स्थायी दोस्त। ये बात अलग अलग समय पर साबित होती रही है। ऐसे में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की एक तस्वीर आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें G20 डिनर के दौरान पीएम मोदी उनका परिचय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से कराते दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस तस्वीर का आज से कोई नाता नहीं है, लेकिन राजनीति में गुंजाइश कैसे बनी रहती है ये इस तस्वीर से समझा जा सकता है।
और सत्ता में अब बात 75वें गणतंत्र दिवस की करते हैं, जिसमें आज कर्तव्य पथ से दुनिया ने बहुत कुछ नया देखा, बहुत कुछ पहली बार देखा और बहुत कुछ लंबे समय के बाद देखा। भारत के शौर्य, शक्ति और आधुनिक क्षमता का ऐसा संगम देखा जिससे दुश्मन का रक्तचाप बढ़ा और मित्रों को आनंद मिला। 75वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक बग्घी में बैठकर राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ पर पहुंची। मुख्य अतिथि मैक्रों भी इस बग्घी में सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर उनका स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झंडा फहराया। लेकिन इस कार्यक्रम के बीच उस पारंपरिक बग्घी ने दुनिया का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, जिस पर बैठकर 40 साल बाद कोई राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के समारोह में पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस बग्घी पर सवार हुई, उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। आज आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि भारत को यह बग्घी पाकिस्तान से टॉस जीतकर मिली थी। 1950 में पहले गणतंत्र दिवस पर इस बग्घी का इस्तेमाल किया गया था। तब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बग्घी में बैठे थे। 1984 तक यह परंपरा जारी रही। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस बग्घी की जगह हाई सिक्योरिटी वाली कार ने ले ली। सोने की परत चढ़ी, घोड़ों से खींची जाने वाली यह बग्घी मूल रूप से भारत में ब्रिटिश राज के दौरान वाइसरायज की थी। 1947 में आजादी के बाद गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड, जिन्हें अब राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के रूप में जाना जाता है, उन्हें 2:1 के अनुपात में भारत पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया था। जब वाइसराय की बग्घी की बारी आई तो दोनों देश इस पर अपना दावा करने लगे। आखिरकार इसका फैसला टॉस से हुआ। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड रेजिमेंट के पहले कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तान सेना के साहबजादा याकूब खान के बीच बग्घी को लेकर टॉस हुआ। इसमें जीत भारत की हुई और इस तरीके से यह बग्घी भारत को मिल गई। सिर्फ बग्घी नहीं मिली, बल्कि देश का 75वां गणतंत्र दिवस और भी कई मामलों में खास रहा। इस साल कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा दिखी। सुबह 10:30 बजे परेड शुरू हुई तो 100 महिलाओं ने शंख, नगाड़ा और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर इसका आगाज किया। यह गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार हुआ। इसके अलावा परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से ऑल विमेन मार्चिंग कंटिजेंट जो शामिल है वो शामिल हुआ। इसमें तीनों सेनाओं की 60 महिलाएं शामिल हुई। बीएसएफ महिला ब्रास बैंड और सीमा सुरक्षा बल की महिला टुकड़ी भी परेड में पहली बार शामिल हुई। दिल्ली पुलिस के महिला दस्ते ने गणतंत्र दिवस परेड के इतिहास में पहली बार हिस्सा लिया। पहली बार आर्मी की मेडिकल सर्विसेज की महिला कंटिजेंट परेड में शामिल हुई। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अलग अलग महिला दस्ते परेड में शामिल हुए। बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की महिला कर्मी परेड, बैंड और मोटरसाइकिल कंटिजेंट जो है हिस्सा बनी। गणतंत्र दिवस की परेड के इतिहास में पहली बार डेयर डेविल बाइकर्स टीम में सिर्फ बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की महिलाएं शामिल हुई। इन्होंने रॉयल एनफील्ड बुलेट पर सवार होकर परेड रूट पर करतब दिखाया। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस का 95 सदस्यों वाला दस्ता और 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल हुआ। फ्रांस के फॉरेन लीजन दस्ते ने उसमें 6 भारतीय भी शामिल हैं। फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी पहली बार परेड में शामिल हुए। फ्लाई पास्ट के दौरान 6 राफेल जेट मरूत फॉर्मेशन में दिखाई दिए। इस बार कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र नाम से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके तहत 18 राज्यों से लाई गई 1900 साड़ियां प्रदर्शित की गई। इन साड़ियों पर एक QR कोड लगाया गया था, जिसमें इनकी पूरी जानकारी दी गई थी। कर्तव्य पथ पर भारत के शौर्य, शक्ति और सामर्थ्य पर देश प्रेमियों के लिए हमने एक विशेष रील तैयार की है, जिसमें तो देखिए हम आपको रील दिखाते हैं। उससे पहले सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।